हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम ट्यूटोरियल देखेंगे नाइकोन D3400 DSLR कैमरा का। काफ़ी अच्छा DSLR कैमरा है। फुल एचडी में वीडियो रिकॉर्ड करता है 60 FPS तक और फोटोग्राफी में बहुत ही शानदार है। लो लाइट परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत अच्छी है। इमेज में शार्पनेस भी बहुत ज़्यादा है। इसका ट्यूटोरियल देखने के बाद आप इस कैमरे से कैसे बेहतरीन फ़ोटोज़ ले सकते हैं और कैसे बेहतरीन वीडियो बना सकते हैं, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और गाइज़, ये सेम ट्यूटोरियल आप नाइकोन D3500 कैमरा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कैमरा का मेनू सिस्टम, बटन लेआउट, सारी चीज़ें लगभग एग्जैक्टली सेम टू सेम है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस कैमरे का रिव्यू भी आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको इस कैमरे का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो पीछे से आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये कैमरा कुछ ऐसा दिखता है, साइड से ऐसा दिखता है। यहाँ पे फंक्शन बटन है, इस बटन को दबा के आप ISO भी चेंज कर सकते हैं और इस बटन से आपका ये जो फ्लैश है ये ओपन हो जाता है। ठीक है, ये आपका इसमें लेंस हो गया और इसमें आपको काफ़ी अच्छा लेंस मिलता है, AF-P वाला लेंस, जो कि काफ़ी साइलेंट रहता है वीडियो में और फोटोग्राफी में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पे आप अपना SD कार्ड डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको इसको टॉप से दिखाऊं तो ये आपका नाइकोन का मोड डायल मिल जाता है, जहाँ से आप डिफरेंट मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। और ये आपका शटर बटन हो गया और इसी से आप कैमरे को ऑन और ऑफ भी करते हैं। और यहाँ पे आपको रेड कलर का बटन मिल जाता है, जिससे कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो गाइस हम कैमरे को ऑन कर लेते हैं। ऑन ऑफ का स्विच आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इसी में आपको एक शटर बटन भी मिलता है, जिसको दबा के आप फोकसिंग करते हैं और आप फोटो भी क्लिक करते हैं। तो इसको हमने ऑन कर दिया। ठीक है, जैसे ही हम ऑन करेंगे तो पीछे की ये स्क्रीन पे आपको एक मैसेज दिखाई देगा, बिफोर टेकिंग फोटो रोटेट द जूम रिंग। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। बिफोर टेकिंग फोटोज रोटेट द जूम रिंग टू एक्सटेंड द लेंस। तो अब आपको करना क्या है, ये जो आपका लेंस है, ठीक है, ये आपका AF-P वाला लेंस है। अभी ये लॉक वाली पोजीशन में है। ठीक है, तो जब तक आप इसको अनलॉक नहीं करेंगे आप फ़ोटो नहीं ले पाएंगे। जो नाइकोन के जो पहले आते थे 1855 वाले किट लेंस, उसमें आपको ये प्रोसेस नहीं करना पड़ता था। उसमें आप सिंपली ऐसे ही इसको जूम कर सकते थे। लेकिन ये AF-P वाला जो लेंस है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और इसकी फ़ोटो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये काफ़ी ज़्यादा साइलेंट भी है जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। तो कैसे इसको अनलॉक करना है, आपको ये वाला बटन दिख रहा है, आप इस बटन को दबाएं। देखिए ऐसे आपने इसको लेंस को कर लिया है अब अनलॉक। तो अब आप जब इस स्क्रीन को देखेंगे पीछे तो अब आपको वो एरर मैसेज नहीं आएगा। देखिए अब आपको आपकी सारी सेटिंग्स दिख रही है। ठीक है, शटर स्पीड, एपर्चर, ISO सब कुछ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब आपका लेंस हो गया है एक्सटेंड। अब आप इससे फ़ोटो लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोटोग्राफी कैसे करनी है इस कैमरा से, उसकी सारी सेटिंग्स देखेंगे। तो हम आ जाते हैं इसके मोड डायल पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि MASP। उसके अलावा आपको गाइड मिलता है और ये हो गया आपका फुली ऑटो मोड। अगर आपने कैमरे को इस मोड पे डाल दिया तो कैमरा हर चीज़ खुद से डिसाइड करेगा क्या उसको सेटिंग रखनी है, सब कुछ। ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आप या तो M मोड को यूज़ करें, M यानी फुली मैनुअल, या फिर A यानी एपर्चर प्रायोरिटी, S यानी शटर प्रायोरिटी, P यानी प्रोग्राम ऑटो। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप M, A और S को ही यूज़ करें, क्योंकि P मोड जो है वो भी काइंड ऑफ ऑटो मोड की तरह ही होता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका फ्लैश वाला हो गया, ये आपका ये नाइट मोड हो गया आपका। ठीक है, और ये आपका लैंडस्केप हो गया। तो काफ़ी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। फ्लावर के लिए हो गया मैक्रो। तो ये इतने भी यूज़फुल नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इनको यूज़ मत करो। अगर आपको अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो आप M, A और S यही 3 मोड को यूज़ करें फोटोग्राफी में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं M मोड पे। M यानी फुली मैनुअल मोड। तो फुली मैनुअल मोड में हम एपर्चर की वैल्यू को भी सेट करते हैं और शटर स्पीड की वैल्यू को भी सेट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ISO को अगर हमने ऑटो पे डाल दिया तो कैमरा हमारी सेटिंग्स के हिसाब से ISO की वैल्यू खुद पिक कर लेगा जितनी उसको अवेलेबल लाइटिंग है। तो हम जल्दी से देखते हैं कि कैसे ये वैल्यूज़ हमें चेंज करनी है। तो अब हमारा कैमरा M मोड पे आ गया है। तो मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ पीछे से। तो आप देख सकते हैं कि ये शटर स्पीड दिखा रहा है 1/80 और आपको एपर्चर की वैल्यू दिखा रहा है 5.6। ठीक है, तो क्योंकि मैं 1855 वाला किट लेंस यूज़ कर रहा हूँ तो कम से कम मेरी
1/50 की शटर स्पीड होनी चाहिए अगर मुझे शार्प फोटो चाहिए। अगर मैं शटर स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो रखता हूँ तो मेरा कैमरा शेक आने का खतरा बन जाता है। ठीक है, तो शटर स्पीड चेंज करने के लिए ये जो आपको डायल मिलता है, आप इस डायल को घुमाएंगे। देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ तो मेरी शटर स्पीड की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो मैंने अपनी शटर स्पीड को कर दिया है 1/50। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि एपर्चर को आपको कैसे चेंज करना है। एपर्चर को आपको फुली मैनुअल मोड में चेंज करने के लिए ये जो ऊपर में आपको ये दिख रहा है प्लस माइनस वाला ये जो बटन है, ठीक है, आपको इसको प्रेस करना है और साथ में ये जो आपको डायल दिख रहा है इस डायल को भी घुमाना है। तो मैंने इसको दबाया और अब आप गौर कीजिएगा इस वैल्यू पे, देखिए एपर्चर की वैल्यू चेंज हो रही है, 14 होगी, 16 होगी, 18 होगी। ठीक है, तो एपर्चर की वैल्यू आप अगर कम रखेंगे, मिनिमम रखेंगे, तो कैमरे के अंदर ज़्यादा लाइट आएगी, ज़्यादा क्लीन आपको इमेज मिलेगी और बैकग्राउंड ब्लर भी आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि आगे की चीज़ें भी फोकस में हो, पीछे की चीज़ें भी फोकस में हो, तो तब आप इस वैल्यू को हाई रखेंगे। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा क्लीन इमेज मिले, तो इसलिए मैंने इस वैल्यू को मिनिमम रखा है। अब आ जाती है अगली चीज़, ISO। ISO की वैल्यू को अगर आपको चेंज करना है तो आप साइड में एक बटन देख रहे होंगे, ये FN वाला बटन। ठीक है, आप इस FN के बटन को दबाएं और साथ में इस वाले डायल को रोटेट करें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ISO की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस कैमरे की आपकी 25,600 तक ISO की वैल्यू जा सकती है और वाकई में इस कैमरे की लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। हालांकि इस ट्यूटोरियल के केस में अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप ISO की वैल्यू को ऑटो पे डाल दें। अगर आप ऑटो पे इसको डाल देंगे तो होगा ये कि जो भी आपकी लाइटिंग सिचुएशन अवेलेबल है, कैमरा खुद ब खुद ISO की वैल्यू को पिक कर लेगा और आप ज़्यादा फास्ट फोटो क्लिक कर सकते हैं। वरना होगा ये कि बार बार आपको ISO की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी अगर हल्की सी भी लाइटिंग सिचुएशन चेंज होती है। तो ISO की वैल्यू को ऑटो पे कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको जाना होगा मीनू में। मीनू में जाने के लिए आपको ये बटन मिल जाता है, दूसरे वाला बटन यहाँ पर। तो मैं मीनू में गया तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले वाला ऑप्शन है प्लेबैक मीनू, उसके बाद है नीचे शूटिंग मीनू। ठीक है, तो शूटिंग मीनू के अंदर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा ISO सेंसिटिविटी सेटिंग्स। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे जाना है ऑटो ISO सेंसिटिविटी कंट्रोल। तो अगर ये ऑफ है तो आपको इसको कर देना है ऑन। तो मैंने अब इसको ऑन कर दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरे कैमरे की मैक्सिमम ISO की वैल्यू कितनी जानी चाहिए। तो अगर मेरी ISO की जो मैक्सिमम वैल्यू है मैंने 6400 पे सेट कर दी तो कैमरा इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर आपको क्लीन इमेज चाहिए तो आप कोशिश करें कि आप 6400 से ऊपर ना जाएं इस कैमरा पे, क्योंकि 6400 के बाद कैमरे में थोड़ा सा नॉइज़ आ जाता है, वीडियो में भी और फोटोज़ में भी। और मिनिमम शटर स्पीड को आप रख दें 1/30 1/30 पे, क्योंकि इस कैमरे के अंदर वाइब्रेशन रिडक्शन भी है तो आपको काफ़ी अच्छी फ़ोटो मिल जाएगी जिसमें कि आपका कैमरा शेक नहीं होगा। तो आपको ये सेटिंग कर देनी है। तो हमने इसको ऑन कर दिया। तो अब आप इस स्क्रीन पे देखिए ये जो ISO है ये अपने आप कैमरा डिसाइड कर रहा है। इसने 1250 का ISO डिसाइड किया है अभी की लाइटिंग सिचुएशन के हिसाब से। अब आ जाती है आपकी फोकसिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फोकसिंग मोड आपको कौन सा रखना है और फोकस पॉइंट आपको कैसे सेट करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे अब आपको यहाँ पे नीचे AFS लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको इस फोकस मोड को चेंज करना है, AFS यानी ऑटो फोकस सिंगल, तो आपको ये आई बटन को दबाना होगा। जैसे ही मैंने इस आई बटन को दबाया, देखिए सबसे नीचे है आई बटन। तो अब मैं इन डिफरेंट ऑप्शंस में नेविगेट कर सकता हूँ। तो मुझे इस वाले ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, फोकस मोड। तो अब आपको यहाँ पे 3 फोकस मोड, बेसिकली 4 फोकस मोड मिल जाते हैं आपको। मैं चारों जल्दी से बता देता हूँ। सो सबसे पहला है आपका ऑटो सर्वो AF। ठीक है, फिर आपका आ जाता है सिंगल सर्वो AF। तो सिंगल सर्वो AF में बेसिकली ये होता है कि आप एक जगह अपना फोकस पॉइंट लॉक करते हैं और फिर पूरा जब तक कि आपने शटर बटन प्रेस कर रखा है आपका फोकस वहीं लॉक रहेगा, आपका फोकस पॉइंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये
तब यूज़फुल है जब आपका जो सब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा। जैसे आप पोर्ट्रेट फ़ोटो ले रहे हैं, एक इंसान एक ही जगह खड़ा हुआ है, तो आप इस वाले मोड को चूज़ कीजिए। फिर आपका आ जाता है कंटिन्यूस सर्वो एएफ। तो ये तब यूज़फुल है अगर आपका सब्जेक्ट मूव अराउंड कर रहा है। अब आपने मान लीजिए एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस लॉक कर दिया और फिर वो जो सब्जेक्ट है वो अपनी जगह से मूव करता है कहीं और, तो आपका कैमरा ट्रैक करके अपना फोकस भी मूव करेगा और सब्जेक्ट को फोकस में रखेगा। ठीक है। फिर लास्ट वाला आ जाता है आपका मैनुअल फोकस। अगर आपने इसको एमएफ पे डाल दिया तो आपका कैमरा मैनुअल फोकस करेगा, लेंस ऑटो फोकस नहीं करेगा। फिर आ जाता है आपका ऑटो सर्वो एएफ। तो ऑटो सर्वो एएफ बेसिकली एएफएस और एएफसी दोनों में से कौन सा मोड चूज़ करना है वो खुद ब खुद डिसाइड करेगा कैमरा अपना दिमाग इस्तेमाल करके। ठीक है। तो अगर आपको स्टिल सब्जेक्ट्स के फ़ोटो लेने, जैसे कि इस केस में मैं जो चीज़ों की फ़ोटो ले रहा हूँ वो मूव अराउंड नहीं कर रही, तो मैं इसको डालूंगा AFS वाले मोड पे, यानी ऑटो फोकस सिंगल सर्वो। ठीक है। फिर हमारा आ जाता है ऑटो फोकस एरिया मोड। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो आपको मिलता है सिंगल पॉइंट AF और दूसरा मिलता है ऑटो एरिया AF। तो अगर आप इसको सिंगल पॉइंट AF पे डालेंगे तो बेसिकली इस कैमरे में आपके 11 ऑटो फोकस पॉइंट है, तो आप अपना ऑटो फोकस पॉइंट इधर से उधर मूव अराउंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट इस साइड है तो आप अपना ऑटो फोकस पॉइंट इधर मूव कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे छोटी सी आपको स्क्रीन दिख रही होगी, तो इस स्क्रीन में आपको ये बीच में सेंटर में फोकस पॉइंट दिख रहा होगा। तो आप इस फोकस पॉइंट को देखिए, मैंने अब इसको इधर मूव किया, मैं इसको इधर भी मूव कर सकता हूँ, मैं इसे नीचे भी ले जा सकता हूँ। तो बेसिकली आपका सब्जेक्ट अगर इस साइड है तो आप इस साइड रखें इस ऑटो फोकस पॉइंट को, सेंटर में तो इसे सेंटर में रखें, इस साइड है तो इधर रखें, तो आप बेसिकली मूव अराउंड कर सकते हैं। आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि कहाँ पे आपको फोकस करना है। ठीक है। फिर से हम आई बटन दबा के फोकस मोड में जाते हैं और फिर आपका आ जाता है ऑटो एरिया AF। तो अगर आपने कैमरे को इस वाले पे डाल दिया तो अब जो आपका कैमरा है वो खुद ब खुद डिसाइड करेगा। अब मेरे पास बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, कैमरा ही डिसाइड करेगा कहाँ इसको फोकस रखना है। तो अगर आप एकदम बिगनर हैं, आपको फोकसिंग करनी नहीं आती, तो आप बेशक इसको ऑटो पे डाल सकते हैं, ऑटो एरिया फोकस पे। लेकिन अगर आप अच्छी फ़ोटो लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको डालें सिंगल पॉइंट AF पे। ठीक है। तो उससे ये होगा कि मान लीजिए आपके फ्रेम में 2-3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर वाले पे फोकस करना चाह रहे हैं, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि हाँ भाई मेरे को तो इस जगह पे ये जो मेरा मेन सब्जेक्ट है उसी पे फोकस करना है। ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको ऑटो एरिया AF पे डाल दिया तो जहाँ आप फोकस करना चाह रहे थे उसके अलावा किसी और जगह भी आपका फोकस हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए आपको इसको सिंगल पॉइंट AF पे रखना है। और अभी के लिए अगर आपको ऑटो फोकस पॉइंट को मूव करना है तो ये देखिए, ये जो डायल है आप इसको ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं और आपका ये जो फोकस पॉइंट है ये मूव करेगा। तो अभी के लिए मैंने इसको सेंटर में डाल दिया है। ठीक है। तो अब हमारी ये सारी सेटिंग्स हो गई हैं। अब हम अपना फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। शटर स्पीड सेट हो गई है, ISO को ऑटो पे डाल दिया है, एपर्चर को मैंने सेट कर दिया है, फोकस पॉइंट भी हमने कर दिया है। ठीक है। तो अब इसको फ़ोटो को क्लिक करने के लिए आपको अपनी आँख यहाँ पे लगानी है और सामने आप देख सकते हैं कि ये जो गिटार रखा हुआ है, इस गिटार का मैं फ़ोटो लूँगा, फोकस इसके ऊपर लॉक करके इसको फोकस करूँगा। सेंटर में मेरा फोकस पॉइंट है और आपको फोकस करने के लिए आपका ये जो शटर बटन है इसको आपको दबाना होगा। पहले ये आपका फोकस करेगा, एक बीप होगी जब इसको फोकस मिल जाएगा और फिर इसको पूरा टाइटली दबाएंगे तो आपका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। तो अब मैं इसको दबाता हूँ और फोकस को लॉक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो सामने गिटार रखा हुआ था इसका फ़ोटो मेरा क्लिक हो गया है। फ़ोटो एकदम क्लियर और शानदार आया। फ़ोटो को देखने के लिए ऊपर वाला ये जो बटन है आप इसको दबा के अपनी इमेज को देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कितना क्लियर और शार्प फ़ोटो आया है। देखिए पूरा जो गिटार के अंदर का एक एक टेक्स्ट एकदम आपको क्लियरली आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत ही सिंपल है फुली मैनुअल मोड का यूज़ करना। लोग पता नहीं क्यों डरते हैं फुली मैनुअल मोड को यूज़ करने में। अब हम आ जाते हैं अगले मोड में फ़ोटोग्राफी के, जो कि है हमारा एपर्चर प्रायोरिटी। तो उसके लिए मैं कैमरे को डालूंगा A मोड पे। तो एपर्चर प्रायोरिटी मोड में आप एपर्चर की वैल्यू को सेट करते हैं और जो कैमरा है वो शटर स्पीड खुद ब खुद डिसाइड करता है। तो अभी के लिए देखिए, अगर मेरे को एपर्चर की वैल्यू को चेंज करनी है इस दफ़ा मैं सिर्फ और सिर्फ इस डायल को रोटेट करूँगा। तो देखिए आपकी एपर्चर की वैल्यू चेंज हो रही है। इस बार मेरे को वो जो ऊपर प्लस माइनस वाला बटन है उसको साथ में प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एपर्चर प्रायोरिटी मोड में हूँ। तो डायरेक्टली इस डायल को घुमाने से मेरी एपर्चर की वैल्यू चेंज
हो रही है, ठीक है। तो मैं अपर्चर की वैल्यू इस बार रखता हूँ 4.2, ठीक है। और कैमरे ने जो शटर स्पीड डिसाइड की है वो डिसाइड की है 1/40, और ISO जो कैमरे ने डिसाइड किया है वो 800 डिसाइड किया है। फोकस मोड हमारा एग्जैक्टली वही है जो पहले था, AFS, और हमारा ये जो है फोकस पॉइंट ये सेंटर में है और सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट है हमारा। हम फिर से फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं फ़ोटो बहुत ही शानदार आया है, एकदम शार्प और क्लियर। मैं आपको जूम करके इसको दिखा देता हूँ। तो आप देखिए हर चीज़ एकदम कितनी क्लियर और शार्प आई है। तो बहुत ही ईजी है अपर्चर प्रायोरिटी मोड को यूज़ करना। तो अगर आप बिगिनर है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप A मोड को यूज़ करिए और कैमरे का बस अपर्चर सेट कर दीजिए और फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। शटर स्पीड कैमरा खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा। अब हम आ जाते हैं S मोड पे, यानी शटर प्रायोरिटी मोड पे। तो शटर प्रायोरिटी मोड में हम अपनी शटर स्पीड सेट करते हैं और जो कैमरा है वो आपकी अपर्चर की वैल्यू को डिसाइड करता है खुद ब खुद। तो इसको चेंज करने के लिए अब इस वाले डायल को आप घुमाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस डायल को, और आप देखना शटर स्पीड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ, शटर स्पीड की वैल्यू चेंज हो रही है और ये वाली जो वैल्यू है F की वैल्यू, ये कैमरा खुद ब खुद डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी के लिए अपनी शटर स्पीड रख दी है 1/50 और कैमरे ने जो F की वैल्यू डिसाइड की है वो डिसाइड की है 4.2। और हम फ़ोटो क्लिक करते हैं जैसे हमने पहले लिया था और हमारा फ़ोटो क्लिक हो गया और आप देख सकते हैं एकदम क्लियर और शार्प हमारा फ़ोटो आया है। तो S मोड आपको तब यूज़ करना है जब आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मेरी शटर स्पीड कम से कम इतनी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप नाइट में शूट कर रहे हैं तो आप शटर प्रायोरिटी मोड को चूज़ कर लें। अगर आप 50 mm का लेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी शटर स्पीड को डाल दें 1/50 और फिर बाकी सारी चीज़ें कैमरा खुद ब खुद करता रहेगा। तो उससे ये हो जाएगा कि आपका जो फ़ोटो में ब्लर आ जाता था कैमरा शेक की वजह से वो नहीं आएगा, ठीक है। और जो A मोड है अपर्चर प्रायोरिटी मोड, आप तब यूज़ कीजिए जब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मान लो आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, आपको 1.8 के अपर्चर पे या 3.5 के अपर्चर पे या 2.8 के अपर्चर पे शूट करना है और आप ये चाहते हैं कि भाई मेरे लिए बैकग्राउंड ब्लर जो होना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शटर स्पीड जो है मेरी कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो तब आप A मोड को यूज़ कीजिए। तो गाइस इस तरीके से आप फोटोग्राफी को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो बाकी की सेटिंग्स है जो फोटोग्राफी के लिए इम्पॉर्टेंट है उनको कैसे चेंज करना है। तो आपको चेंज करने के लिए वापस से आई वाला जो बटन है उसको प्रेस करना होगा। तो हमने आई वाले बटन को प्रेस किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है इमेज की क्वालिटी, ठीक है। इसमें आपको पहला वाला ऑप्शन मिल जाता है रॉ प्लस JPEG, दूसरा मिल जाता है अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रॉ में शूट करना है, फिर मिलता है फाइन, फिर नॉर्मल और फिर बेसिक। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको कर दें फाइन पे, तो आपको JPEG वाला फ़ोटो मिल जाएगा, क्योंकि रॉ फोटो को एडिट करने के लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, आप उसको डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे या मोबाइल पे, ठीक है। तो इसलिए आप इसको रख दें फाइन पे। तो फाइन में आपको JPEG वाला फ़ोटो मिलेगा, वो भी हाईएस्ट क्वालिटी का। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो तब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रॉ वाले ऑप्शन को चूज़ करें, क्योंकि रॉ इमेज में आपको ज़्यादा डिटेल्स मिलते हैं, एडिटिंग के लिए वो ज़्यादा बेहतर रहती है। फिर आपको मिल जाता है इमेज का साइज़, तो इसको आप हमेशा लार्ज रखें। लार्ज रखेंगे तो आपको मैक्सिमम डिटेल्स, मैक्सिमम क्वालिटी मिलेगी। फिर आपका आ जाता है वाइट बैलेंस। तो वाइट बैलेंस बेसिकली ये होता है कि आपकी जो इमेज है उसमें वाइट चीज़ों को वाइट दिखाने की कोशिश करता है कैमरा, ठीक है। तो कई बार आप जैसे येलो लाइट में शूट कर रहे हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आप वाइट लाइट में शूट कर रहे हैं जैसे घर के अंदर ट्यूबलाइट, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। आप धूप में सनलाइट में शूट कर रहे हैं तो आप इसको चूज़ करें। फ्लैश यूज़ कर रहे हैं तो इसको चूज़ करें। क्लाउडी के लिए ये हो गया। तो काफ़ी सारे आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट वाला है इसमें आप खुद अपना जो टेम्परेचर, कलर टेम्परेचर खुद से आप सेट कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। तो आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको इतना आइडिया नहीं है वाइट बैलेंस का, तो आप इसको ऑटो पे डाल दें, कैमरा खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा कि क्या इसको वाइट बैलेंस रखना है। फिर हम आ जाते हैं अगले वाले ऑप्शन में एक्टिव डी लाइटिंग। तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपको फ़ोटो में थोड़ी सी डायनेमिक रेंज ज़्यादा मिलेगी। फिर आपका आ जाता है फ्लैश मोड, ठीक है। तो इसमें आपको
काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं फ्लैश के लिए, तो आप पहले वाले ऑप्शन को चूज़ करें, फिल फ्लैश। फिर यहाँ पे आपको ISO का ऑप्शन मिल जाता है। ISO को मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि अगर आपने इसको ऑटो ISO पे डाल दिया है तो फिर आपको इस वैल्यू को देखने की ज़रूरत नहीं है, कैमरा अपने आप डिसाइड कर लेगा कि क्या इसको ISO की वैल्यू रखनी है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अगर आपको ISO चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको FN का बटन मिलता है और इस वाले डायल के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं ISO की वैल्यू को। ये जो फोकस मोड है इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर ये जो ऑटो फोकस एरिया मोड है इसको भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर आपका आ जाता है मीटरिंग। मीटरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। मीटरिंग में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, स्पॉट मीटरिंग, सेंटर वेटेड मीटरिंग और मैट्रिक्स मीटरिंग। तो मीटरिंग बेसिकली ये होता है कि आपका जो सीन है उसमें जो आपकी लाइट पड़ रही है उस लाइट को देख के कैमरे का जो लाइट मीटर है वो एक करेक्ट एक्सपोजर तैयार करता है। तो बेसिकली जो सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है मैट्रिक्स मीटरिंग, ये आपकी पूरी की पूरी ओवरऑल सीन में जो लाइट है उसको देखता है। जैसे कि आपका मान लीजिए आप लैंडस्केप फ़ोटो ले रहे हैं, उसमें आपके बादल हैं, उसमें पहाड़ है और पानी है, तो हर चीज़ की लाइट को देख के उसका ये करेक्ट एक्सपोजर तैयार करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप लैंडस्केप फ़ोटो ले रहे हैं पहाड़ों के, आसमान के, बिल्डिंग के, तो आप मैट्रिक्स मीटरिंग यूज़ कीजिए। फिर आपका आ जाता है सेंटर वेटेड मीटरिंग। तो आपका जैसे सेंटर में ये फ्लावर है तो सेंटर में जो सब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है तो ये कैमरा उसको करेक्टली एक्सपोज करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आपके लिए उसमें अगर मेन सब्जेक्ट सेंटर में है तो आप सेंटर वेटेड मीटरिंग को यूज़ करें। फिर आ जाता है आपका स्पॉट मीटरिंग। तो स्पॉट मीटरिंग आपका तब यूज़फुल है जब आप एक पर्टिकुलर जगह, मान लो जैसे आप किसी इंसान का फ़ोटो ले रहे हैं, उस इंसान के चेहरे को आप चाहते हैं कि वो एकदम करेक्टली एक्सपोज दिखाई दे और आपने अपना फोकस भी उस इंसान के चेहरे पे रखा है, तो तब आप स्पॉट मीटरिंग यूज़ कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि जिस स्पॉट पे आपने अपना फोकस रखा है वो चीज़ एकदम करेक्टली एक्सपोज होगी, हालांकि पीछे की चीज़ एक्सपोज हो या ना हो। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। फिर आपका आ जाता है पिक्चर कंट्रोल। तो बेसिकली ये आपके फ़िल्टर्स होते हैं, जैसे आपके इंस्टाग्राम में फ़िल्टर होते हैं। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड पे रखेंगे तो जैसा बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा ले रहा है फ़ोटो वैसा ही आपको फ़ोटो मिलेगा। हालांकि इसमें आपको और भी फ़िल्टर मिल जाते हैं जैसे कि न्यूट्रल, ठीक है, फिर विविड, विविड में थोड़े से आपको ब्राइट कलर्स मिलेंगे, फिर मोनोक्रोम में आपको ब्लैक एंड वाइट इमेज मिलेगी, फिर आपका आ जाता है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और आपका फ्लैट। तो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इन वैल्यूज़ को मीनू के अंदर जाके एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको सैचुरेशन वगैरह ये सब चीज़ें बढ़ानी है। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं कहूँगा कि आप इसको स्टैंडर्ड पे डाल दें और बाद में फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद अपने आप कलर्स वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है फ्लैश कॉम्पनसेशन। तो फ्लैश कॉम्पनसेशन बेसिकली ये होता है कि जब आप इस कैमरे का फ्लैश यूज़ करते हैं तो फ्लैश कितनी पावर के साथ फायर करे। अगर आप इसे प्लस में ले जाएंगे, ठीक है, तो फ्लैश ज़्यादा पावरफुली फायर करेगा और उसकी लाइट ज़्यादा इंटेंस होगी। लेकिन अगर आप इसे नेगेटिव में ले जाएंगे तो आपका जो फ्लैश है वो थोड़ा कम पावर के साथ फायर करेगा। तो ये उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपके सीन में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है तो आपको पावरफुल फ्लैश चाहिए, तब आप इसे प्लस में रखें। आपको फ्लैश से कम लाइट चाहिए तब आप इसे कम रखें, यानी कि नेगेटिव में रखें। ठीक है गाइस, फिर हम आ जाते हैं एक्सपोजर कॉम्पनसेशन की तरफ। तो एक्सपोजर कॉम्पनसेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। तो बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने कैमरे से फ़ोटो क्लिक किया और फ़ोटो क्लिक होने के बाद भी आपको सही एक्सपोजर नहीं मिला। तो उस केस में आप इस वैल्यू को कम ज़्यादा करके एक करेक्ट एक्सपोजर तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आपने फ़ोटो लिया, आपका फ़ोटो बहुत ज़्यादा डार्क आया, तो तब आप इस वैल्यू को प्लस की तरफ ले जाएंगे, +3 तक आपकी वैल्यू +5 तक एक्चुअली चली जाती है आपकी वैल्यू। ठीक है, और अगर आपने फ़ोटो लिया, आपका फ़ोटो बहुत ज़्यादा ब्राइट आया, आपको उसको कम ब्राइट चाहिए, तो आप इसे नेगेटिव में ले जा सकते हैं। तो बेसिकली इससे आपको ऑप्शन मिल जाता है फ़ोटो का करेक्ट एक्सपोजर सेट करने का, अगर कैमरा उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो एक चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इस ऑप्शन को, ये जो आपका एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का ऑप्शन है जो सबसे लास्ट में है, इसको सिर्फ और सिर्फ आप पी मोड में, ए मोड में और एस मोड में ही यूज़ कर सकते हैं, यानी एपर्चर प्रायोरिटी मोड में या शटर प्रायोरिटी मोड में, या फिर आप प्रोग्राम ऑटो मोड में ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फुल्ली मैनुअल मोड में हैं, एम मोड में, ये ऑप्शन आप यूज़ नहीं कर सकते। इसको अगर आपको चेंज करना है तो एक और आपका तरीका है चेंज करने का। आपको ये जो ऊपर प्लस माइनस वाला बटन मिल जाता है, ये वाला बटन,
आप इस बटन को प्रेस करके और इस वाले डायल को साथ में रोटेट करके भी इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं जब आप ए मोड में या एस मोड में हैं। जैसे कि अभी मैं एम मोड में हूँ, तो एम मोड में मैं इस वैल्यू को चेंज नहीं कर पाऊँगा। देखिए इस वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ तो मेरा ये चीज़ें चेंज हो रही हैं अपर्चर। तो जब मैं आऊँगा ए मोड में, अब देखिए मैं ए मोड में हूँ, तो अब मैंने इस बटन को दबाया है ऊपर वाले को और मैं इस डायल को घुमा रहा हूँ, तो मेरी एक्सपोजर कॉम्पनसेशन की वैल्यू चेंज हो रही है गाइस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू आपकी कैसे चेंज करनी है। तो गाइस फोटोग्राफी से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी। अब हम आ जाते हैं वीडियोग्राफी पे। तो वीडियो में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, कैसे आप इससे बेहतरीन वीडियो शूट कर सकते हैं। तो वीडियो की सेटिंग्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जाएंगे मेनू के अंदर। तो मेनू के अंदर आपका जो सेकंड नंबर का मेनू है शूटिंग मेनू, इसमें आपको सबसे एंड में जाना होगा। तो आप नीचे जाएं तो एकदम सबसे एंड में आपको मिलेगी मूवी सेटिंग्स। ये देखिए मूवी सेटिंग्स आपको मिल गई। अब हम इस मूवी सेटिंग्स के अंदर से हमें किस फ्रेम रेट में मूवी चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं या यूरोप में हैं, तो आप 1920 इंटू 1080 50p वाली को चूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी चलती है। अगर आप 60 फ्रेम वाली को चूज़ करेंगे तो आपकी वीडियो में वो फ्लिकरिंग का इफेक्ट आएगा, जिससे कि आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। तो आप इसको 50p में शूट करें, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लें। ठीक है, जो मूवी की जो क्वालिटी है उसको आप रखें हाई। हाई रखेंगे तो आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी आपके वीडियो में। फिर आपका आ जाता है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन को अगर आपने ऑटो सेंसिटिविटी पे डाल दिया तो उसमें आपका जो ऐसा अजीब सा नॉइज़ आता है बैकग्राउंड में वो आएगा। तो इसलिए आप इसको डाल लें मैनुअल सेंसिटिविटी पे। ठीक है, और ये जो वैल्यू है आप इसको लगभग 12 के आसपास रखें। अगर आप इसे 12 के आसपास रखेंगे आपको काफ़ी अच्छी क्लियर ऑडियो मिलेगी। फिर आपका जो विंड नॉइज़ रिडक्शन है आप इसको ऑफ रखें। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है लास्ट में मैनुअल मूवी सेटिंग्स। तो आप इसको ऑन रखें। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ना तो अपनी शटर स्पीड चेंज कर पाएंगे ना अपर्चर चेंज कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसको आप ऑन रखें। तो आपको बस यही करना है। अब आपको अगर अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो आप किसी भी मोड में अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो एम मोड में कर सकते हैं, चाहे आप ए मोड में करें, चाहे आप एस मोड में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेहतरीन वीडियो बनानी है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप एम मोड को यूज़ करें मूवी के अंदर। उससे आप अपनी शटर स्पीड और अपर्चर दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे मूवी रिकॉर्डिंग के दौरान। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी क्या सेटिंग्स दिख रही है। तो मैंने मूवी रिकॉर्डिंग में 1/50 की शटर स्पीड रखी है। और आप अगर इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं या यूरोप में हैं और आप घर के अंदर अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप अपनी शटर स्पीड या तो 1/50 रखें या 1/100 रखें। ठीक है, या 1/200 रखें। वरना अगर आप कुछ और वैल्यू रखते हैं तो आपका होगा क्या कि आपकी वीडियो में ना एक फ्लिकरिंग इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी बिजली है इलेक्ट्रिसिटी वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे चलती है। ठीक है, तो मैंने अपनी शटर स्पीड को रख दिया है 1/50। और शटर स्पीड को चेंज करने का तरीका वही है, आप इस वाले डायल को घुमा सकते हैं। देखिए इस डायल को घुमाने से शटर स्पीड हमारी चेंज हो रही है। और अपर्चर को चेंज करना है आपको फुली मैनुअल मोड में। जैसा मैंने आपको बताया था, वो जो ऊपर में प्लस माइनस वाला बटन है, ये वाला बटन, इसको दबाना है और साथ में इस डायल को रोटेट करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ अगर आप भूल गए हैं तो मैंने इसको दबाया प्लस माइनस वाले को और देखिए अपर्चर की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, ISO को हमने ऑटो पे डाल ही दिया है। अब मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको अपना लाइव व्यू ऑन करना पड़ेगा। तो लाइव व्यू को ऑन करने के लिए आपको ये LV वाला बटन दबाना होगा। तो मैंने जैसे ही अपना LV का बटन दबाया आप देख सकते हैं मेरी कैमरा स्क्रीन आपको दिखनी स्टार्ट हो गई और आपको एक ये बॉक्स दिख रहा है सेंटर में ग्रीन कलर का। तो ये बेसिकली आपका जिस जगह पे आपको फोकस रखना है वहाँ पे ये घुमा सकते हैं आप। मान लो आपको इस जगह पे फोकस रखना है तो आप इन वाले बटन्स के थ्रू इसको घुमा सकते हैं, देखो ऐसे। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे को गिटार पे फोकस रखना है तो मैं इसको घुमा के सेंटर में गिटार के ऊपर ले जाता हूँ ताकि मेरा गिटार एकदम क्लियरली मुझे दिखाई पड़े। तो अब मुझे करना क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, ये जो ऊपर में रेड कलर का बटन दिख रहा है इसको दबा देना है। तो मैंने इस बटन को दबा दिया। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो आप देख सकते हैं
REC लिखा हुआ है रेड कलर का आइकन, ये अगर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे देखिए टाइम चल रहा है कि कितनी देर की आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग बाकी है। यहाँ पे आपको क्वालिटी दिखा रहा है कि इस क्वालिटी में आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और ये देखिए माइक्रोफोन के लेवल्स भी दिख रहे हैं, यानी कि ऑडियो आपकी आ रही है, तो आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई ऑडियो भी मेरी रिकॉर्ड हो रही है। और नीचे आपको सारी सेटिंग्स दिख रही है कि ये शटर स्पीड होगी, ये एपर्चर हो गया, और 800 का आपका ISO है। और ये देखिए आपका फोकस पॉइंट यहाँ पे लॉक है। तो वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं अपने लेंस से। जूम इन जूम आउट करना मैं आपको बताना भूल गया, बहुत ही आसान है। जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको ऐसे ऐसे इस लेंस को आगे पीछे करना है, ठीक है। 18 से लेके 55 तक जाएगा। जैसे कि अभी मैंने इसको 18 की फोकल लेंथ पे डाल दिया है लेंस को, तो मैं अब इसको ऐसे रोटेट करूँगा तो देखो 55 पे इतना जूम हो गया। अगर आपको क्लोजअप में शॉट चाहिए तो आप इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना। अब अगर मान लीजिए आप वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान एक जगह से दूसरी जगह फोकस मूव करना चाहते हैं, तो आप इन वाले डायल्स को घुमा के ये जो बॉक्स है इसको मूव कर सकते हैं। देखो मैंने इसको इधर कोने पे मूव कर दिया, ठीक है। तो अब मेरा जो फोकस है जैसे इस सोफे पे आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी काफ़ी काम आएगी वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान। तो अभी ये जो कैमरा है, अगर आपने गौर किया हो, ये ना कंटिन्यूस फोकस मोड पे है। तो कैमरा बेसिकली अपने आप ट्रैक कर रहा है, कोई भी चीज़ इसके सामने आएगी तो कैमरा खुद ब खुद ट्रैक कर लेगा, उस पर फोकस कर लेगा। जैसे मैं अपना हाथ इस कैमरे के सामने ले जाता हूँ तो कैमरा कोशिश करेगा मेरे हाथ को भी फोकस में लेने की। देखो इसने मेरे हाथ को फोकस में ले लिया, मेरे हाथों की तो लाइन से एकदम अच्छे से दिख रही है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। और जैसे ही मैंने हाथ हटाया इसने वापस से अपने गिटार के ऊपर फोकस कर लिया। तो अभी कैमरा है कंटिन्यूस फोकस मोड में। तो कंटिन्यूस फोकस मोड कई बार अच्छा होता है कि अगर आपको ये चाहिए कि कैमरा खुद ब खुद चीज़ों को ट्रैक कर ले, कोई भी उसके सामने आए। लेकिन नाइकोन के कैमरा में अक्सर कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि कंटिन्यूस फोकस मोड में वीडियो में कैमरा थोड़ी बहुत हंटिंग भी करता है। अगर बैकग्राउंड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे इस केस में पीछे दीवार है बैकग्राउंड में, तो ये फोकस हंटिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके पीछे कुछ और लोग होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं तो उस केस में कैमरा थोड़ी सी फोकस हंटिंग करता। तो अगर आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है तो आप वीडियो में कंटिन्यूस मोड यूज़ ना करें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो आप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग पहले मैं स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के लिए वापस से इस वाले बटन को दबाना है, ठीक है। मैंने इस बटन को दबाया और आप देख सकते हैं वीडियो मेरी स्टॉप हो गई है, ठीक है। अब मुझे अपना फोकस मोड चेंज करना है वीडियो में, तो वापस से मैं इस आई वाले बटन को दबाऊंगा। जैसे ही देखो मैंने आई वाले बटन को दबाया तो यहाँ पे भी मुझे काफ़ी ऑप्शंस मिल गए। यहाँ से भी मैं अपने मूवी की क्वालिटी को चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने मेनू से किया। देखो यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वाइट बैलेंस भी चेंज कर सकते हैं, माइक का जो वैल्यूज़ है यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, ISO भी, ठीक है। ये पिक्चर कंट्रोल भी हम चेंज कर सकते हैं, विंड नॉइज़ रिडक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फोकस मोड, तो मैंने इसको रखा है AFF पे। तो AFF में आपका फुल टाइम सर्वो है, मतलब कि कैमरा कंटिन्यूसली ट्रैक करेगा कि इसके सामने क्या चीज़ आ रही है क्या नहीं, ठीक है। अगर आपको उसको डिसेबल करना है तो आप कैमरे को डाल दें AFS मोड पे। तो मैंने कैमरे को डाल दिया AFS मोड पे। तो अब ये कैमरा कंटिन्यूस फोकस नहीं करेगा, मैंने एक जगह फोकस लॉक कर दिया तो फोकस वहीं लॉक रहेगा। फिर आपका आ जाता है ऑटो फोकस एरिया मोड। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पहले वाला फेस प्रायोरिटी AF। तो फेस प्रायोरिटी AF पे अगर आपने इसको डाल दिया तो कैमरा अगर इसके सामने कोई भी इंसान आता है उसके फेस को डिटेक्ट कर लेगा, वो फेस के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप अपनी खुद की वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा ताकि आपके फेस को कैमरा डिटेक्ट कर ले। फिर आपका आ जाता है वाइड एरिया AF। तो वाइड एरिया में आपका पूरे का पूरा ये जो फ्रेम है इसको आपका कैमरा सेलेक्ट करेगा और इसके अंदर फोकसिंग करने की कोशिश करेगा। फिर आपका आ जाता है नॉर्मल एरिया। तो नॉर्मल एरिया बेसिकली आपका सिंगल पॉइंट AF की तरह है। तो एक छोटा सा एक बॉक्स रहेगा जिसको कि आप मूव अराउंड कर सकते हैं और कैमरा उसी बॉक्स के अंदर फोकसिंग करने की कोशिश करेगा। फिर आ जाता है आपका सब्जेक्ट ट्रैकिंग AF। तो इस केस में आपने एक जगह अपना फोकस लॉक कर दिया सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो सब्जेक्ट अगर मूव अराउंड करता है तो कैमरा आपका उस सब्जेक्ट को ट्रैक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको फेस प्रायोरिटी AF पे डाल देते हैं, क्योंकि फेस प्रायोरिटी AF में कैमरा एटलीस्ट आपको ट्रैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली आप इस कैमरे से अपनी खुद की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो अब क्योंकि मैंने इसको AFS मोड पे डाल दिया है, तो आप देखना कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करता हूँ तो कैमरा खुद ब खुद फोकसिंग नहीं करेगा। ठीक है, अब आपको फोकस करना है, जैसे मान लो उस गिटार पे, तो आपको ये जो आपका शटर बटन है इसको ऐसे हाफ प्रेस करना पड़ेगा, तब आपका कैमरा उस पर फोकस करेगा। देखिए अभी ये जो बॉक्स है ये आपको रेड कलर का दिख रहा है, तो जब ये शटर बटन में दबाऊंगा, देखो अब ये ग्रीन हो गया, तो अब मेरा फोकस यहाँ पे लॉक हो गया। वीडियो रिकॉर्डिंग देखो मेरी चालू है। ठीक है, अब मैं इस कैमरे के सामने अपना हाथ ले जाऊंगा तो ये मेरे हाथ पे फोकस नहीं करेगा। देखो इसने मेरे हाथ पे फोकस नहीं किया क्योंकि फोकस ऑलरेडी वहाँ पे गिटार पे लॉक्ड है। तो काफ़ी यूज़फुल रहेगी ये टिप आपके लिए, अगर मान लिया आप अपनी खुद की वीडियो बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कैमरा मेरा फोकस हंटिंग ना करें, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार फोकस हंटिंग करते हैं नाइकोन के कैमरा। तो अगर आप ये वाला मोड यूज़ करेंगे तो कैमरा कभी भी फोकस हंटिंग नहीं करेगा। मान लो आपको यूट्यूब की वीडियो बनानी है, जैसे वो सामने चेयर रखी हुई है, पहले आप उस पर फोकस लॉक कर देंगे। वो जो गिटार है देखो उस पर मैंने फोकस लॉक कर दिया, फिर मैं उस गिटार को हटाऊंगा, मैं खुद जाके वहाँ बैठ जाऊँगा और अपनी वीडियो बनाऊँगा। फिर मैं चाहे कितना हिलूँ डुलूँ कोई दिक्कत नहीं, पूरी वीडियो के दौरान मेरे चेहरे पे ही फोकस रहेगा, बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हिलेगा। तो गाइस बहुत अच्छी टिप है आपके लिए, बहुत कम यूट्यूबर आपको ये टिप बताएंगे। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस कैमरे से बेहतरीन वीडियो बनानी है। अब मैं इस कैमरे का जो मेनू सिस्टम है बाकी की कुछ सेटिंग्स आपको दिखा देता हूँ। हालांकि अगर आपने इतनी वीडियो देख ली है तो इतनी वीडियो देखने के बाद भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कैसे इससे फ़ोटोग्राफी आप कर सकते हैं और कैसे आप इससे वीडियो बना सकते हैं। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन आ जाता है इसमें प्लेबैक मेनू। तो इसके अंदर आपको डिलीट करना है, कौन सा फोल्डर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, प्लेबैक में डिस्प्ले ऑप्शन मिल जाते हैं। इमेज रिव्यू को अगर आप ऑफ कर देंगे तो फ़ोटो लेने के बाद जो इस पर स्क्रीन पे इमेज आती है वो नहीं आएगी। ठीक है, इमेज रोटेशन को आप ऑन कर दोगे तो जब आप कैमरे को ऐसे वर्टिकली रोटेट करेंगे तो आपकी इमेज भी रोटेट हो जाएगी। ऐसे ही रोटेट टॉल को अगर आप ऑन कर देंगे तो आप वो जो लंबे में इमेज लेते हैं तो वो भी आपकी रोटेट हो जाएगी। यहाँ से आप स्लाइड शो कर सकते हैं। रेटिंग से आप किसी एक पर्टिकुलर इमेज को रेट करना चाहते हैं। फिर आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ जाता है सेंड टू स्मार्ट डिवाइस। तो ये बेसिकली आपका वाईफाई वाला है। अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन को इस कैमरे की स्नैप ब्रिज वाली ऐप के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो आप उस इमेज को डायरेक्टली कैमरा से वहाँ पे भेज सकते हैं, क्योंकि इस कैमरे में आपका वाईफाई है और नाइकोन की स्नैप ब्रिज वाली ऐप आती है। स्नैप ब्रिज की ऐप को आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आप इजीली इमेज को भेज सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं अगले वाले ऑप्शन में, शूटिंग मेनू। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जितने भी ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इमेज क्वालिटी मिल जाती है, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इमेज का साइज़ मिल जाता है, ISO सेंसिटिविटी की सेटिंग मिल जाती है, इसको भी हम देख चुके हैं। वाइट बैलेंस मिल जाता है, वाइट बैलेंस कैसे चेंज करना है ये हम देख चुके हैं। सेट पिक्चर कंट्रोल, इसमें आपके स्टैंडर्ड और ये सब विविड वगैरह प्रोफाइल मिल जाती है, तो इसको भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कलर स्पेस आपको sRGB ही रखना है हमेशा। एक्टिव डी लाइटिंग को हम देख चुके हैं, इसको आप ऑन रखें, आपको इमेज में थोड़ी सी ज़्यादा डायनामिक रेंज मिल जाएगी। नॉइज़ रिडक्शन को आप ऑन रख सकते हैं, उससे आपके फ़ोटो में नॉइज़ कम आएगा। अगर आप हाई ISO पे शूट कर रहे हैं तो विग्नेटिंग कंट्रोल को आप ऑफ कर सकते हैं। तो कई बार जैसे आपके कॉर्नर्स थोड़े डार्क हो जाते हैं तो विग्नेटिंग कंट्रोल उसको थोड़ा सा ब्राइटन करने की कोशिश करता है, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको ऑफ रखें। ऑटो डिस्टॉर्शन कंट्रोल को आप ऑन रखें। ठीक है, फोकस मोड के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। AFS मोड, ठीक है, लाइव मोड में भी हम कैसे उसको चेंज करना है वो देख चुके हैं। ठीक है, लाइव मोड में चेंज करने के लिए ये जो देखो ये जो LV आ रहा है, यहाँ पे हमने I दबाया और यहाँ से हम इस मोड को चेंज कर पाए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि कैसे चेंज करनी है। ऑटो फोकस एरिया मोड भी हम देख चुके हैं, मीटरिंग को भी हम देख चुके हैं। फ्लैश कंट्रोल फॉर TTL, ठीक है, इसको आप TTL पे रखें हमेशा। अगर आप TTL पे नहीं रखेंगे तो मैनुअल पे रखेंगे तो आपको फ्लैश को ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो TTL रखेंगे तो आपका फ्लैश खुद ब खुद शटर स्पीड और अपर्चर के हिसाब से वो सारी चीज़ें डिसाइड कर लेगा। फिर आ जाता है आपका मूवी सेटिंग्स। मूवी सेटिंग्स को भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे कैसे ये सब चीज़ें चेंज करनी है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है सेटअप मेनू। इसमें आपको अगर आपका मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करना है वो मिल जाता है। अगर आप अपने फ़ोटो के नीचे अपनी डेट की स्टैम्प चाहते हैं तो वो भी आप ऑन कर सकते हैं, तो इसको तो आप ऑफ़ रखें। फिर आप अपने कैमरे का टाइम जोन चेंज करना चाहते हैं, मान लो आप इंडिया में तो आप इंडिया का टाइम जोन रख सकते हैं। फिर आ जाती है आपकी लैंग्वेज, इसमें इंग्लिश, स्पेनिश, डच, जर्मन सारी लैंग्वेज आपको मिल जाती है। इवन आपको हिंदी, मराठी और भी काफ़ी लैंग्वेज इसमें मिल जाएगी।
फिर आपकी मॉनिटर की ब्राइटनेस, अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका स्क्रीन है ये और ज़्यादा ब्राइट हो, देखो मैंने इसको बढ़ाया तो कितना ब्राइट हो गया, ठीक है। तो मैं तो इसको 0 पे ही रखता हूँ, लेकिन हाँ धूप में अगर आप शूट कर रहे हैं तो आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। फिर आपका आ जाता है इन्फो डिस्प्ले फॉर्मेट। तो आप देखिए यहाँ पे ऑटो सीन वगैरह, ये जो आपकी स्क्रीन है देखिए इस टाइप के आपको 6 ऑप्शन मिल जाते हैं। ये आपको ब्लू कलर की स्क्रीन मिल रही है, एक आपकी ऐसी मिल रही है, इसमें आपको गोले गोले मिल रहे हैं, इसमें आपको डायरेक्ट लिखी हुई वैल्यू मिल रही है। तो इनमें से जो भी आपको अच्छी लगती है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को ये वाली अच्छी लगती है, इनफैक्ट ये वाली भी मेरे को काफ़ी पसंद है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। फिर आपका आ जाता है ऑटो इन्फो डिस्प्ले। तो आप इसको ऑन रखें, अदरवाइज़ आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन पे ये आपको दिखाई नहीं देगी। फिर आपका आ जाता है ऑटो ऑफ टाइमर, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मल पे ही रखना है। फिर आपका आ जाता है सेल्फ टाइमर। तो सेल्फ टाइमर आपका कितने सेकंड के लिए हो। सेल्फ टाइमर बेसिकली ये होता है कि आपने कैमरे को अगर सेल्फ टाइमर पे डाल दिया है तो फिर कितनी देर के बाद कैमरा अपने आप फ़ोटो ले। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 सेकंड का होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको 10 सेकंड से थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, 20 सेकंड, मान लो आपको ज़्यादा टाइम चाहिए कैमरे के सामने जाके बैठने के लिए, तो वो कर सकते हैं। आप इसको कम भी कर सकते हैं, मैं तो इसको 10 सेकंड पे रखता हूँ। और आपका कैमरा कितने फ़ोटो क्लिक करे सेल्फ टाइमर मोड में, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 9 फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो इसको 1 पे ही रखता हूँ। फिर आपका रिमोट ऑन ड्यूरेशन, अगर आप इसमें अलग से रिमोट को यूज़ कर रहे हैं, आपका एक अलग से वायरलेस वाला रिमोट भी आता है अगर आपको अपने खुद के फ़ोटो लेने हैं उसके थ्रू, तो ये ऑप्शन आपको उसके लिए मिल जाता है। तो उसकी ड्यूरेशन आप 1 मिनट रखना चाहते हैं या 5 मिनट, तो यहाँ पे आपको उसका ऑप्शन मिल जाता है। फिर आप इमेज पे कमेंट रखना चाहते हैं या नहीं, इसको तो आप ऑफ रखें। कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपना खुद का हर इमेज के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, मान लो जैसे कि मेरा नाम मयंक है, तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, तो फिर हर इमेज के अंदर मेरा नाम भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिर आपकी ये जो बीप होगी, इसकी आवाज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने लो किया तो ऐसी होगी, हाई किया तो ऐसी होगी। अगर आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो कैमरा बिल्कुल भी बीप नहीं करेगा। फिर आपका जो फ्लिकर रिडक्शन है, कई बार आपका वीडियो में जो फ्लिकर आता है, अगर आप इसको 50 हर्ट्ज पे कर देंगे, तो जैसे मैंने बताया 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे आपके इंडिया, पाकिस्तान और यूरोप में आपकी इलेक्ट्रिसिटी चलती है। अगर आप अमेरिका में हैं तो आप इसको 60 हर्ट्ज पे रख सकते हैं। हालांकि आप इसको ऑटो पे रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बटन्स आपके जो इसमें कस्टम बटन्स होते हैं वो आप असाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये वाला बटन है AEL वाला बटन, आप इसको असाइन कर सकते हैं। बेसिकली आपका एक्सपोजर लॉक और फोकस लॉक के लिए होता है। अगर आप चाहें तो किसी और ऑप्शन के लिए भी इसको असाइन कर सकते हैं। जैसे आपका ये फंक्शन बटन है FN बटन, तो अभी ये आपका ISO के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे ISO के अलावा वाइट बैलेंस या किसी और चीज़ के लिए भी रख सकते हैं। ऐसे ही आप इस बटन को भी असाइन कर सकते हैं। आपका जो शटर बटन है आप उसको भी किसी और चीज़ के लिए असाइन कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है मैनुअल फोकस रिंग इन ऑटो फोकस मोड, ठीक है। तो अगर आप इसको ऑफ कर देंगे, डिसेबल कर देंगे, तो आपका ये जो आपका फोकस रिंग है, ये वाला जो आपका फोकस रिंग है, ये आपका काम नहीं करेगा जब आप मैनुअली फोकस करना चाहेंगे। तो आप इसको ऑन रखें, ठीक है। फाइल सीक्वेंस, इसको तो ऑफ रखो ऑन रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे किस फोल्डर के अंदर इमेज जाए उसका नाम है, ठीक है। जो फाइल का नेम है DSC से स्टार्ट हो या IMG से स्टार्ट हो, तो ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। फिर आपको ऑप्शन मिलता है HDMI का, ठीक है। HDMI का जो आउटपुट है आप इसको ऑटो पे रखें, ठीक है। अगर आप अपने कैमरे को किसी मॉनिटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, एक्सटर्नल मॉनिटर से, तो तब ये आपके काम आएगा। फिर आपका ये एरोप्लेन मोड आ जाता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कनेक्ट टू स्मार्ट डिवाइस का, सेंड टू स्मार्ट डिवाइस का। तो ये आपकी वाईफाई और ब्लूटूथ वाली सेटिंग्स होगी। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, वरना बहुत ज़्यादा लंबी ये वीडियो हो जानी है। फिर आपका एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बटन आ जाता है स्लॉट एम्प्टी रिलीज़ लॉक, ठीक है। तो अगर आपने इसको अनेबल कर दिया है, तो अगर आपके कैमरे के अंदर आपका मेमोरी कार्ड नहीं है तो उसके बावजूद भी आप फ़ोटो क्लिक कर पाएंगे। वो अलग बात है कि वो फ़ोटो कहीं पे सेव नहीं होगी। अगर आपने रिलीज़ लॉक कर दिया, तो अगर आपके कैमरे के अंदर आपका मेमोरी कार्ड नहीं है तो आपका फ़ोटो क्लिक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्मवेयर वर्जन मिल जाता है। फर्मवेयर वर्जन बेसिकली आपके कैमरे के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है वो है। अगर आपका ये पुराना वर्जन है तो आप इस फर्मवेयर को अपडेट भी कर सकते हैं। मैं इसके लिए भी एक अलग से ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, तो आप उसको देख के अपने कैमरे का फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं।
फिर आपका यहाँ पे आ जाता है रीटच मेनू। तो रीटच मेनू बेसिकली आपका उस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि अगर मान लीजिए आपके कुछ फ़ोटोज़ हैं, आपको उनको कैमरे के अंदर ही हल्का फुल्का एडिट करना है, करेक्शन करना है, तो उस चीज़ के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आई एम श्योर कि आपको इस कैमरे से कैसे फ़ोटोज़ लेने हैं और कैसे अच्छी वीडियो बनानी है डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और इसको लाइक करो, कमेंट करो, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। उससे मेरा चैनल भी और ग्रो होगा और बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना गाइस।